हेलो एवरीवन। आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस सीरीज का नाम होगा गवर्नर जनरल्स ऑफ इंडिया। एंड 1757 आपको पता है कि बैटल ऑफ प्लासी के बाद में जो फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल बने थे वो थे रॉबर्ट क्लाइव। उनसे लेके 1947 तक जितने भी गवर्नर जनरल्स, वाइस राय, ये सब बने थे, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। और इस पूरी सीरीज के अंदर जो भी कंटेंट होगा वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होगा। साथ ही में हम इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की एक एमसीक्यू सीरीज भी लेके आएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले हम कुछ चीज़ें जान लेते हैं। जैसा कि आपको पता है 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर्म होती है बाय ए चार्टर इशूड बाय क्वीन एलिजाबेथ वन। 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टेब्लिश होने के बाद में इंडिया के अंदर पहली बार इनका पहला शिपमेंट आता है 1608 में, और ये शिपमेंट आता है सूरत में। इस शिपमेंट को लीड किया था कैप्टन विलियम हॉकिंस ने, और वो इंडिया के मुगल एम्परर जहांगीर से सूरत के अंदर एक फैक्ट्री एस्टेब्लिश करने की परमिशन मांगते हैं। लेकिन क्योंकि उस टाइम पे पुर्तगीज का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से सूरत के अंदर वो अपनी फैक्ट्री एस्टेब्लिश नहीं कर पाते, और उनको अपनी फैक्ट्री एस्टेब्लिश करनी पड़ती है 1611 में मसूलीपट्टनम में। मसूलीपट्टनम ईस्टर्न कोस्ट के ऊपर आंध्रा का एक पोर्ट है जिसका प्रेजेंट नेम मछलीपट्टनम है। ठीक है, तो यहाँ पे ये अपनी फैक्ट्री एस्टेब्लिश करते हैं 1611 में। ईस्टर्न कोस्ट के ऊपर ये ईस्ट इंडिया कंपनी का हेडक्वार्टर होता है। स्टार्टिंग में जिस टाइम पे इनिशियल स्टेज में जब ये एस्टेब्लिश करते हैं तो वहाँ पे अपना हेडक्वार्टर भी एस्टेब्लिश कर लेते हैं, और इस हेडक्वार्टर का काम होता है ईस्ट इंडिया कंपनी का जितना भी ट्रेड होता है ईस्टर्न कोस्ट से उसको एडमिनिस्टर करना। उसके बाद में एक बैटल होती है, बैटल ऑफ सवाली, इन द ईयर 1612, और इस बैटल एंड सवाली में ईस्ट इंडिया कंपनी को जो लीड करते हैं वो होते हैं थॉमस बेस्ट। थॉमस बेस्ट पुर्तगीज कंपनी को हरा देते, और यहाँ पे इनको हराने के बाद में 1613 में सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री एस्टेब्लिश करते हैं। यहाँ पे अब एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसको आपको याद रखना है। ईस्ट इंडिया कंपनी का जो पहली बार शिपमेंट आता है वो आता है सूरत में, लेकिन पूरे इंडिया में अगर उनकी पहली फैक्ट्री एस्टेब्लिश होती है, फर्स्ट फैक्ट्री, तो वो एस्टेब्लिश होती है मसूलीपट्टनम में। ये आपको याद रखना है। उसके बाद में मसूलीपट्टनम कौन से कोस्ट पे है? मसूलीपट्टनम है ईस्टर्न कोस्ट पे। सूरत कौन से कोस्ट पे है? सूरत है वेस्टर्न कोस्ट पे। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि वेस्टर्न कोस्ट पे पहली फैक्ट्री कहाँ पे एस्टेब्लिश हुई? तो वेस्टर्न कोस्ट पे पहली फैक्ट्री एस्टेब्लिश होती है सूरत में। कौन से ईयर में? 1613 में। ईस्टर्न कोस्ट में पहले फैक्ट्री कहाँ पे एस्टेब्लिश होती है? मसूलीपट्टनम में। कौन सी ईयर में? 1611 में। ऑल ओवर इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली फैक्ट्री कहाँ पे एस्टेब्लिश होती है? मसूलीपट्टनम में। तो ये आपको कुछ पॉइंट्स हैं जो याद रखने हैं। ठीक है, अब आपको पता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की इंडिया के अंदर थी 3 प्रेसिडेंसी। उन तीनों प्रेसिडेंसीज की सीरीज हम देख लेते हैं। 1639 में ईस्ट इंडिया कंपनी को मद्रास प्रेसिडेंसी मिलती है सबसे पहले, और मद्रास प्रेसिडेंसी मिलने के बाद में मद्रास में ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टेब्लिश करती है एक फोर्ट, और उस फोर्ट का नाम होता है फोर्ट सेंट जॉर्ज। तो फोर्ट सेंट जॉर्ज एस्टेब्लिश कहाँ पे किया जाता है? मद्रास में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। उसके बाद में आती है नेक्स्ट प्रेसिडेंसी। 1668 में ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल जाता है बॉम्बे प्रेसिडेंसी। बॉम्बे आपको पता है कि 1661 में मैरिज अलायंस हुआ था इंग्लैंड के किंग चार्ल्स टू और पुर्तगीज प्रिंसेस कैथरीन ब्रिगेंजा के साथ, और पुर्तगीज किंग बॉम्बे को एज ए डोरी गिफ्ट करते हैं इंग्लैंड के किंग चार्ल्स टू को। लेकिन 1668 में इंग्लैंड के किंग चार्ल्स टू एक चार्टर इशू करते हैं, और उस चार्टर के द्वारा बॉम्बे को ट्रांसफर कर देते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो इस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी के पास में 1668 में बॉम्बे भी आ जाता है। ठीक है, ये हमारी 2 प्रेसिडेंसीज हो गई। अब तीसरी प्रेसिडेंसी थी बंगाल। बंगाल प्रेसिडेंसी का ओरिजिन होता है इन द ईयर 1651, और यहाँ पे वो अपनी पहली फैक्ट्री एस्टेब्लिश करते हैं हुगली में। ठीक है, लेकिन हमने पढ़ा था कि 1688 में मुगल एम्परर औरंगजेब ईस्ट इंडिया कंपनी को हरा देते हैं एक बैटल में, और उनसे हुगली उनसे छीन लिया जाता है। और इस बैटल के हार के बाद में होता क्या है कि 1698 में एक एनवॉय जाता है, जिस एनवॉय को लीड करते हैं सर जॉन सरमन, और वो औरंगजेब से रिक्वेस्ट करते हैं, माफी मांगते हैं, और कहते हैं कि इन फ्यूचर हम ऐसी कोई भी बैटल में या डिस्प्यूट में एंगेज नहीं होंगे, हम सिर्फ यहाँ पे एज ए ट्रेडिंग कंपनी आए हैं, ट्रेड ही करेंगे। तो 1698 में उनको दोबारा से यहाँ पे सुल्तानाटी एक जगह है बंगाल में, उस जगह पे इनको फैक्ट्री एस्टेब्लिश करने की परमिशन मिल जाती है। धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी सुल्तानाटी, गोविंदपुरा, कालीघाट, इन तीनों जगहों को मिला कि यहाँ पे फोर्टिफिकेशन स्टार्ट कर देती है, और यहाँ पे एक फोर्ट बनाती है फोर्ट विलियम। तो बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी का जो पहला फोर्ट होता है वो होता है फोर्ट विलियम,
जो कि एस्टेब्लिश करते हैं 1700 में, और इस जगह का नाम होता है कैलकाटा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा, ये पूरी की पूरी एक क्रोनोलॉजी हमने देख ली है। अब हम एक और दूसरी चीज यहाँ पे देखते हैं। स्टार्टिंग में ईस्ट इंडिया कंपनी एज ए ट्रेडिंग कंपनी बन के आती है और वो एस्टेब्लिश करती है इंडिया में फैक्ट्रीज। जिस टाइम पे वो फैक्ट्रीज एस्टेब्लिश करती है तो इन फैक्ट्रीज को जो एडमिनिस्टर करते हैं उनको बोलते हैं एजेंट्स या चीफ्स। तो ये हम एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर देख रहे हैं। यहाँ पे हम देखेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी का इवोल्यूशन, कि कैसे वो एज ए एक ट्रेडिंग कंपनी बन के आते हैं, लेकिन धीरे धीरे यहाँ पे वो एक रूलिंग बॉडी बन जाते हैं। तो इंडिया में उनका ट्रेड से रूल करने का जो एक इवोल्यूशन है उसको हम देखेंगे। ट्रेडिंग कंपनी जब बन के आती है तो स्टार्टिंग में एस्टेब्लिश करती हैं फैक्ट्रीज, और उन फैक्ट्रीज को एडमिनिस्टर कौन करते हैं? एजेंट्स। उसके बाद में इन फैक्ट्रीज का ईस्ट इंडिया कंपनी करती है फोर्टिफिकेशन, और फोर्टिफिकेशन करने के बाद में बन जाते हैं फोर्ट्स, और इन फोर्ट्स को जो एडमिनिस्टर करते हैं उन ऑफिसर्स को कहा गया गवर्नर। ठीक है, जैसे कि मद्रास में एक फोर्ट बना सेंट जॉर्ज फोर्ट, ठीक है, बंगाल में एक फोर्ट बना कलकत्ता में फोर्ट विलियम। तो इन फोर्ट को जो एडमिनिस्टर करते थे उन ऑफिसर्स को क्या बोला गया? गवर्नर। अब इन फोर्ट्स को बनाने के बाद में इन्होंने अपनी टेरिटरी का एक्सपेंशन किया, और जो रीजनल जो टेरिटरी थी जैसे कि बंगाल, मद्रास और बॉम्बे, स्टार्टिंग में इनका भी क्या बन गया फिर? गवर्नर। इनको भी एडमिनिस्टर कौन करते थे? गवर्नर। ठीक है, तो हमने देखा था गवर्नर ऑफ बंगाल, गवर्नर ऑफ मद्रास, गवर्नर ऑफ बॉम्बे। इसके बाद में एक एक्ट आता है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इस एक्ट के द्वारा जो गवर्नर ऑफ बंगाल होता है उसको बना दिया जाता है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, क्योंकि इसका जो रीजन है वो एक्सपेंड कर दिया जाता है। अब ये इन तीनों प्रेसिडेंसीज के ऊपर इसका एडमिनिस्ट्रेशन होता है, इसलिए इस पोस्ट का नाम क्या हो गया? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। 1833 तक आते आते इनका टेरिटोरियल एक्सपेंशन पूरे इंडिया में हो जाता है, और इस तरीके से इस गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को अब कहा जाने लगा गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इस तरीके से इनका टेरिटोरियल एक्सपेंशन जब इंक्रीज हुआ तो इसका नाम दे दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। अब एक स्टेप और आगे चलते हैं। 1857 में रिवोल्ट होता है। उस रिवोल्ट के बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी को अबोलिश कर दिया जाता है, और जैसे ही ईस्ट इंडिया कंपनी को अबोलिश कर दिया जाता है तो अब यहाँ पे इंडिया का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो डायरेक्ट अंडर क्राउन रूल आ जाता है, और अब क्राउन अपना रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे बैठाता है, और जो क्राउन का रिप्रेजेंटेटिव होता है उसको कहा जाता है वाइस राय। तो 1857 के बाद में जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था इसको कहा जाने लग गया वाइस राय ऑफ इंडिया। ठीक है, वाइस राय को हम देखते हैं। वाइस राय का मीनिंग क्या है? वाइस राय दो वर्ड से बना है, एक है वाइस और दूसरा है रॉय। रॉय एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब होता है किंग। ठीक है, वाइस का मतलब होता है इन द प्लेस ऑफ, यानी किसकी जगह पे? रॉय की जगह पे। रॉय कौन है? किंग। तो किंग की जगह पे इंडिया का जो एडमिनिस्ट्रेशन करेगा वो कौन होगा? वाइस रॉय। ठीक है, हम देखते हैं वाइस प्रेसिडेंट यानी इन द प्लेस ऑफ प्रेसिडेंट, ऐसे ही वाइस रॉय यानी इन द प्लेस ऑफ किंग। तो 1857 के बाद में जो नई पोस्ट आती है वो आती है वाइस रॉय। अब इसी सीरीज में हम देखते हैं कि इंडिया इंडिपेंडेंट हो जाता है 1947 में, लेकिन अब इंडिया जैसे ही 1947 में इंडिपेंडेंट होता है तो इंडिया के ऊपर से क्राउन रूल खत्म हो जाता है। क्राउन रूल खत्म होने के बाद में अब यहाँ पे जो पोस्ट होगी वो वाइसराय की नहीं रह सकती, तो उस पोस्ट का नाम चेंज करके दोबारा से क्या कर दिया जाता है? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो इस तरीके से हम ये पूरा का पूरा इन पोस्ट का इवोल्यूशन देखेंगे, और साथ में ईस्ट इंडिया कंपनी का भी इवोल्यूशन देखेंगे, और इस पूरी सीरीज के अंदर हम इन्हीं चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है ये सीरीज। हम स्टार्ट करते हैं इस सीरीज को यहाँ से, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, स्टार्ट करते हैं फैक्ट्रीज से। ईस्ट इंडिया कंपनी की जो पहली फैक्ट्री थी वो आपको पता है मसूलीपट्टनम में एस्टेब्लिश की थी। ठीक है, मसूलीपट्टनम में जिस टाइम पे फैक्ट्री एस्टेब्लिश हुई थी तो उसका एडमिनिस्ट्रेशन किया गया था किसी एजेंट या फिर चीफ के द्वारा। ठीक है, उसके बाद में जब हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, फैक्ट्री का हुआ क्या? फोर्टिफिकेशन। ये आप देख रहे हो यहाँ पे ये दीवारें बना रखी हैं, इसको बोलते हैं फोर्टिफिकेशन ऑफ अ पर्टिकुलर फैक्ट्री। और इस फोर्टिफिकेशन के बाद में जो इसको एडमिनिस्टर करता था उस ऑफिसर का नाम क्या कर दिया? गवर्नर। ठीक है, जब फोर्टिफिकेशन हो गया तब उसको कौन एडमिनिस्टर करेगा? गवर्नर। ठीक है, और जब तक वो फैक्ट्री थी तो फैक्ट्री को कौन एडमिनिस्टर करेगा? एजेंट। तो ये यहाँ पे एक बेसिक डिफरेंस है जो आपको देखना है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यहाँ पे जो हमें याद रखने हैं। ये चलिए इसको समझते हैं कि क्या है ये। हम इसमें देखेंगे सबसे पहले कि कैसे इन ऑफिसर्स का इवोल्यूशन होता है और कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी का इवोल्यूशन होता है फ्रॉम ट्रेड टू रूल। ठीक है, जो हम इसमें देखेंगे फर्स्ट फेज स्टार्ट होता है 1651 से लेकर 1688 तक। ठीक है, हमने यहाँ पे 1651 क्यों लिया? क्योंकि हमें पता है कि 1651 में ईस्ट इंडिया कंपनी की
जो बंगाल में पहली फैक्ट्री थी वो थी हुगली, ठीक है। और बंगाल को 1773 के एक्ट के बाद में सुप्रीम अथॉरिटी बना दिया गया था तीनों प्रेसिडेंसीज के ऊपर। इसलिए हम बंगाल के जितने भी गवर्नर थे उनके बारे में ही देखेंगे और उसी को ही हम आगे पढ़ते जाएंगे। तो बंगाल में फर्स्ट फैक्ट्री बनी हुगली में। और आपको पता है 1688 में औरंगजेब ने यहाँ पे एक बैटल के अंदर उनको हरा के हुगली उनसे छीन लिया था। तो पहला फेज जो था वो था 1651 से लेकर 1688 तक। और उस टाइम पे ईस्ट इंडिया कंपनी की यहाँ पे होती थी सिर्फ फैक्ट्रीज, और उन फैक्ट्रीज को जो एडमिनिस्टर करते थे वो ऑफिसर होते थे एजेंट्स या फिर चीफ, ठीक है। उसके बाद में आता है सेकंड फेज। सेकंड फेज में आता है 1700 से लेकर 1757। 1700 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने फोर्ट विलियम एस्टेब्लिश कर लिया था कलकत्ता में। तो मैंने आपको बताया था जैसे ही फोर्ट एस्टेब्लिश होगा तो वहाँ पे जो एडमिनिस्टर करेगा ऑफिसर, उसका नाम क्या हो जाएगा, गवर्नर ऑफ फोर्ट विलियम। यानी जो बंगाल का जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर था उसको क्या कहा गया, गवर्नर ऑफ फोर्ट विलियम, ठीक है। उसके बाद में आता है थर्ड फेज। थर्ड फेज आपको पता है 1757 एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट होता है इस टाइम पे। और 1757 में होती है बैटल ऑफ पलासी। और इस बैटल ऑफ पलासी के बाद में पूरी जो बंगाल की टेरिटरी होती है उस टेरिटरी के ऊपर किसकी अथॉरिटी आ जाती है, ईस्ट इंडिया कंपनी की। तो अब जैसे पूरा बंगाल रीजन ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर आ गया, तो अब जो गवर्नर ऑफ फोर्ट विलियम था उसको क्या कहा जाने लगा, गवर्नर ऑफ बंगाल। क्यों? क्योंकि उन्होंने बंगाल की टेरिटरी को जीत लिया था। ये चला 1773 तक। 1773 में आता है रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट के आने के बाद में जो गवर्नर ऑफ बंगाल था इसको कहा जाने लग गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। और इसको बॉम्बे प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी के ऊपर एक हायर अथॉरिटी बना दिया, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट एक्ट आता है 1833 का। और 1833 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अंदर ये कहा गया कि इंडिया के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी की जो भी टेरिटरी है उस सारी टेरिटरी को जो एडमिनिस्टर करेगा उस ऑफिसर को कहेंगे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। यानी पहले जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे अब उसको क्या कहा जाने लग गया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक। ये चला 1858 तक। 1858 तक क्यों? क्योंकि 1857 में रिवोल्ट हुआ था। जैसे ही रिवोल्ट हुआ तो 1858 में एक एक्ट आता है जिसको गुड गवर्नेंस एक्ट भी बोलते हैं। उस एक्ट में ईस्ट इंडिया कंपनी को अबॉलिश कर दिया गया। और अब जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था उसकी जगह पे एक नया ऑफिसर जो कि रिप्रेजेंटेटिव होता था क्राउन का, उसको बोला गया वायसराय। और इस पोस्ट का नाम बोला गया वायसराय एंड गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और ये दोनों ही पोस्ट के ऊपर एक ही ऑफिसर होता था। जिस टाइम पे ये क्राउन का रिप्रेजेंटेटिव काम करता था उस टाइम पे इसको कहा जाने लग गया वायसराय। जिस टाइम पे ये एज ए लेजिस्लेचर काम करता था, लेजिस्लेटिव अथॉरिटी, उस टाइम पे इसको कहा जाता था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। उसके बाद में ये जो फेज था वो चला था 1947 तक। 1947 में इंडिया आज़ाद हो गया। आज़ादी के बाद में 1947 से लेकर 1950 तक पोस्ट का नाम चेंज करके कर दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, ठीक है। इस तरीके से हम ये पूरी की पूरी सीरीज हम देखेंगे। आपको ये सब चीजें इवेंट्स के साथ में याद रखनी है कि किसको हम गवर्नर ऑफ फोर्ट विलियम कहते हैं, किसको गवर्नर ऑफ बंगाल, किसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए, अगर कहा जाए कि इंडिया के अंदर जो ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली फैक्ट्री थी बंगाल में हुगली, उस फैक्ट्री का पहला एजेंट कौन था या चीफ कौन था, तो वो थे जेम्स ब्रिजमैन। उसके बाद में फैक्ट्रीज को फोर्टिफाई किया गया 1698 में और वहां पे बना फोर्ट विलियम। तो फोर्ट विलियम का पहला गवर्नर कौन था, सर आयरकूट। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फोर्ट विलियम का फर्स्ट गवर्नर कौन था, सर आयरकूट, ठीक। उसके बाद में बैटल ऑफ प्लासी के बाद में बंगाल का बना गवर्नर। तो फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल कौन थे, रॉबर्ट क्लाइव। आपको पता है रॉबर्ट क्लाइव का बैटल ऑफ प्लासी में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहा है और किस तरीके से उन्होंने मीर जाफर को अपनी साइड करके एक कॉन्स्पिरेसी के तहत सिराजुद्दौला को हरा के बंगाल के ऊपर अपना अधिकार लिया। उसके बाद में आता है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जिसमें बना दिया जाता है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। और जो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल होते हैं वो होते हैं वॉरेन हेस्टिंग्स, ठीक है। लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स होते हैं फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। क्योंकि जिस टाइम पे रेगुलेटिंग एक्ट आया था उस टाइम पे बंगाल के गवर्नर होते हैं वॉरेन हेस्टिंग्स। और जैसे ही एक्ट पास कर दिया गया इनको गवर्नर से प्रमोट करके बना दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। अगर आ जाए कि लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल कौन था, तो वो थे वॉरेन हेस्टिंग्स। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे, तो वो थे वॉरेन हेस्टिंग्स। लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ठीक। उसके बाद में 1833 के एक्ट में
गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को प्रमोट करके बना दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, और वो बने लॉर्ड विलियम बेंटिक। अब सेम वे से अगर क्वेश्चन आ जाए कि लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे, वॉरेन हेस्टिंग्स। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद में आता है 1858 का एक्ट, और उसमें गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के साथ साथ में क्राउन का रिप्रेजेंटेटिव बना दिया जाता है उसी पर्सन को, और उसका नाम रख दिया जाता है वॉइसरॉय। तो लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे, लॉर्ड कैनिंग। 1857 के रिवोल्ट के टाइम पे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे, लॉर्ड कैनिंग। फर्स्ट वाइसराय ऑफ इंडिया कौन थे, लॉर्ड कैनिंग। उसके बाद में आता है लास्ट फेज, या जिसको सेवंथ फेज बोलते हैं, 1947 से लेके 1950 तक। क्योंकि 1950 में इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन हम अडॉप्ट कर लेते हैं, और अब जो इंडिया का हेड ऑफ स्टेट होता है वो बन जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है। उससे पहले तक हम इस गवर्नर जनरल वाली पोस्ट को ही हम कंटिन्यू रखते हुए आए थे। 1947 से लेकर 1950 तक जो पोस्ट रही, उस पोस्ट का नाम दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। और इंडिपेंडेंट इंडिया के फर्स्ट जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने, वो बने लॉर्ड माउंटबेटन। लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो थे वो भी कौन थे, लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक, ये सारे के सारे पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट हैं, और आप एक बार इनको अच्छे से देख लेना और समझ लेना। ठीक है, चलते हैं अब अगली स्लाइड पे। हम पूरी की पूरी इस सीरीज के अंदर जिस तरीके से पढ़ेंगे, वो सीरीज इस टाइप से होगी। सबसे पहले हम पढ़ेंगे गवर्नर ऑफ बंगाल के बारे में। उनकी उस गवर्नर ऑफ बंगाल के अंदर ये 3 पर्सन इंपॉर्टेंट हैं, हम इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद में 1773 के एक्ट के बाद में एक नई पोस्ट बन जाती है जिसका नाम होता है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, जिसके अंदर हम इन सब गवर्नर जनरल्स ऑफ बंगाल के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद में 1833 के एक्ट के बाद ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बन जाते हैं गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। हम इन सब के बारे में पढ़ेंगे डिटेल में। और फिर लास्ट में 1857 के रिवोल्ट के बाद में नई पोस्ट आती है जिसका नाम होता है गवर्नर जनरल एंड वाइसरॉय ऑफ इंडिया। हम उन सब के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे। और लास्ट में 1947 के बाद में जब इंडिया आज़ाद हो जाता है, तो उसके बाद में 2 गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनते हैं, लॉर्ड माउंटबेटन और सी राजगोपालाचारी। इन सभी के बारे में हम आने वाली सीरीज में पढ़ेंगे डिटेल में, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी चीज़ इंपॉर्टेंट होगी वो यहाँ पे फुल्ली कवर्ड होगी। हर एक कंटेंट जो भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो यहाँ पे इस सीरीज में मिल जाए। आई होप आपको ये सीरीज पसंद आ रही होगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।